हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि आज से हम लोग अल्टरनेट डे पर केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। गेट लाइफ साइंसेस में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें हम लोग जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पर उसके ऊपर वीडियो आएगा और उसमें जो भी मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने ये बताया था कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला टॉपिक विच इज केमिकल काइनेटिक्स। तो अब आप लोगों का पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। चलिए केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग। ये एग्जाम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें सिर्फ गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री का ही नहीं, उसमें आईटी जैम या लाइफ साइंसेस में जहाँ जहाँ केमिस्ट्री आ रहा ये वीडियो उस सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, चलिए ध्यान से समझिए ये चीज़ क्या है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है। एक है केमिकल, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को RxN से दिखा रहा हूँ, और काइनेटिक्स का मतलब होता है वेलोसिटी और रेट। It means chemical kinetics where we are going to study the rate of reaction. Study the rate of reaction. ये बात समझ में आ गई? What is chemical kinetics? It is the branch of physical chemistry where we study the rate of reaction. क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ पर इसके अलावा तो एक तो बात समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। लाइक एग्जाम्पल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। pH इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, इनहिबिटर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारे फैक्टर पर के रहने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको स्टडी भी इसी ब्रांच या इसी चैप्टर में करने वाले हैं, इसी टॉपिक में करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, और थर्ड हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कि क्या क्या वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना। सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट तो डायरेक्टली नहीं बन जाएगा, उसमें कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1 बनेंगे, फिर 2 बनेगा और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, फाइनल सबस्ट्रेट, इनिशियल सबस्ट्रेट, फाइनल प्रोडक्ट, एंड दीज आर द इंटरमीडिएट। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं वो भी हम लोग इसी में देखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आ रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो किस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा होता है स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है, वेरी फास्ट, जो बहुत फास्ट हो। स्पॉन्टेनियस जैसे सोडियम का ऑक्सीजन के साथ में एक्सपोजर हुआ तो वो येलोइश फ्लेम देने लगा, या फिर NaCl का Na+ और Cl- में डिसोसिएशन, वाटर में जैसे हम लोग ने NaCl डाल तुरंत Na+ और Cl में डिसॉल्व हो गया। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, यानी इनका रेट सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में होगा। 10⁻³ सेकेंड,
या 10⁻⁴ सेकेंड, बहुत फास्ट हो रहा है, सेकेंड से भी कम, 1 सेकेंड से भी कम, बहुत फास्ट, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनको कहते हैं। उसके एग्जाम्पल कुछ लिख दिए। स्लो रिएक्शन का मतलब है जो बहुत ज्यादा स्लो हो रहे हैं, वेरी स्लो। जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, एक दिन में तो नहीं होगा, आयरन का रॉड रखेंगे तो हो सकता है 3-4 साल में वो रस्टिंग हो। या फिर दूसरा फॉर्मेशन ऑफ H2 + O2, H2O, ये अपने से नहीं होगा, ये बहुत टाइम लगेगा, H2 और O2 कंबाइन करके H2 फॉर्म करें विदाउट कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, यानी इनका जो टाइम है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो ईयर्स में है, 2 years, 3 years, 4 years लाइक दैट, तो बहुत स्लो हो गया। अब आते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं ना ही जो इन दोनों के बीच में फॉल करेंगे, यानी ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। जैसे N2O5, बहुत सारे रिएक्शन के इसका एग्जाम्पल है NO2 + ½ of O2, ना 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन, ये सारे रिएक्शन क्या है, मॉडरेट। इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट मिनट्स में, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स लाइक दैट। क्या अगर N2O5 को 5 मिनट रखे तो ये इसमें डिसोसिएट कर जाए, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मिनट्स में या मैक्सिमम आवर्स में, उससे ज़्यादा नहीं, 1 hour 2 hour लाइक दैट। तो ये केमिकल काइनेटिक्स जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि बहुत फास्ट होगा। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए। यहाँ तो NaCl को वाटर में डाला, तुरंत डिजॉल्व हो गया, तो टाइम ही नहीं मिला, 10⁻³ सेकेंड, तो उतना फास्ट हम लोग कुछ स्टडी नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स इस पर अप्लाई नहीं होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट होता है। बहुत ज़्यादा स्लो पर भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे काम का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। ईयर्स तक कौन बैठेगा रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, 10 years 5 years, तो इस पर भी हम लोग यूज़ नहीं करते। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे अप्लाई होता है, मॉडरेट पे। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग सब मॉडरेट रिएक्शन, जिनका लाइफ रेट ऑफ रिएक्शन मिनट्स में होगा या आवर्स में होगा। और यही हमारे काम का भी है। जितने भी बायोटेक इंडस्ट्री या कहीं पर भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो सब मॉडरेट है, जिनमें मिनट या आवर्स में चल रहा है या मैक्सिमम डेज में चल रहा है या ईयर्स में नहीं, ठीक है, उतना टाइम नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स किस पर अप्लाई होता है, मॉडरेट रिएक्शन पर। क्लियर? टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब आगे बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन concentration of either substrate or product with time। जैसे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, जस्ट लाइक दैट। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट विथ टाइम, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन, ये एक सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी T = 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने कुछ या 10 मॉलिक्यूल लिया सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट कितना फॉर्म करेगा, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन T = 1 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 1 अपेयर हुआ, तो सबस्ट्रेट कितना होगा, 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। तो सबस्ट्रेट डिक्रीज किया कितने अमाउंट से, 1 से लो, तो 1 वो सबस्ट्रेट कहाँ चला गया, 10 था अभी 9 हो गया, तो एक कहाँ चला गया, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। T = 2, तो अब ये 8 हुआ, 10 से 8 हो गया, तो 2 गायब हो गए, तो 2 कहाँ अपेयर हुए, प्रोडक्ट पे। तो T2 में प्रोडक्ट 2 बनेगा, T1 में प्रोडक्ट 1 बनेगा। इसी तरह से T3 चाहे तो हम लोग 7 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, ठीक है। तो जो डिक्रीज हो रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वो कहाँ अपेयर हो रहा है, प्रोडक्ट में।
तो अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे सबस्ट्रेट के लिए, तो इस तरफ सबस्ट्रेट प्लॉट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरफ टाइम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबस्ट्रेट के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इनिशियली 10, फॉर एग्जांपल ये 10 था, तो 10 यहाँ पर, और धीरे धीरे सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, लाइक दिस। ये कभी भी जीरो पे टच नहीं करेगा, सबस्ट्रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन कम होते जाएगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इनिशियली 10 से स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो ये सबस्ट्रेट का है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं प्रोडक्ट का बनाऊं ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट और इस डायरेक्शन में टाइम, तो यहाँ पर अभी जीरो था स्टार्टिंग में, तो जीरो से, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी कभी भी स्ट्रेट लाइन में वो सैचुरेट नहीं करेगा, वो आगे जाकर इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट का, धीरे धीरे जीरो था, फिर 1 2 3 4 5 जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्रोडक्ट के लिए, और ये वाला क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया? तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं R से रिप्रेजेंट करूं, which is rate of reaction, तो rate of reaction is change in the concentration, change in substrate concentration divided by time, ये होगा। substrate concentration को ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। इसी तरीके से change in product concentration divided by time, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि T2 पर फाइंड आउट करना है, तो T2 पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए 2, फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना था 0, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम, दैट वैल्यू विल बी 1। और अगर मैं उसी पर T2 पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, T2 पर अगर सबस्ट्रेट के लिए फाइंड आउट करूँ तो कितना है 8, तो फाइनल कितना है इसके लिए 8 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 8 है और इनिशियल 10 था, डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू कितना है -2/2, यानी यहाँ पर आ गया -1, यानी चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। देख रहे हैं ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हम लोग R की वैल्यू अगर सबस्ट्रेट की डिक्रीज करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव, और प्लस साइन किस पे आएगा, प्रोडक्ट में, क्योंकि वो अपेयर हो रहा है। तो डिसअपेयर को यानी डिक्रीज वैल्यू करेगा सबस्ट्रेट का, तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर अपेयर होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो उसको पॉजिटिव से करेंगे। ये समझ में आया, क्लियर है? तो अब इसको, ये था सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, तो क्या अगर रेट मुझे लिखना है तो क्या माइनस concentration of S divided by T लिख सकते हैं, which is nothing but rate of reaction for the substrate is equal to plus P by T लिख सकते हैं, which is nothing but rate of product formation। तो इसको लिख सकते हैं rate minus rate of substrate is equal to plus rate of product, plus साइन प्रोडक्ट के लिए, नेगेटिव साइन सबस्ट्रेट के लिए। कि अगर यहां पर A लिखूं प्लस B लिखूं, प्रोडक्ट C बना, X अमाउंट, Y अमाउंट एंड Z अमाउंट ऑफ C, 1 कोई जरूरी नहीं रहेगा। तब कैसे लिखेंगे उस केस में, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, तो R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, सबस्ट्रेट के लिए लिख रहा हूं A के लिए, माइनस 1/x लिखूंगा, जो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टिचियोमेट्रिक मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, इनटू A/T, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब इंडिविजुअली B के लिए लिख रहा है, इक्वल टू माइनस, ये भी सबस्ट्रेट तो माइनस होगा 1/y B डिवाइड बाई T, ठीक है, इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस आएगा, Z के लिए 1/Z C डिवाइड बाई T। बहुत सारे लोग DA/, लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पहले समझो।
अब बहुत सारे बुक में क्या दिया हुआ, ये dA/dt दिए थे, dA/dt मतलब चेंज दिखा रहे हैं। जैसे ये वाला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे इधर रख करके मैं लिख रहा हूँ दूसरे तरीके से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू -1/x dA/dt, चेंज इन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई dt, और इक्वल टू -1/y dA/dB/dt, कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन B डिवाइड बाई T, B क्या है, प्रोडक्ट का, सॉरी सबस्ट्रेट का चेंज, तो हम लोग लिखते थे ना n-8, लिखता था ना 8-10, फाइनल माइनस इनिशियल, वही चेंज दिखा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज DC से, ठीक है। तो dB क्या शो करेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द B, तो dB/dt, उसी तरीके से 1/z प्लस dC/dt, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बेसिकली है क्या, कुछ नहीं, चेंज इन सबस्ट्रेट A कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, इसको फाइनली हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ A, रेट ऑफ सबस्ट्रेट A कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ सबस्ट्रेट A कॉन्सेंट्रेशन, रेट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, रेट, ठीक है। तो ये भी समझ गया तो मोर देन सफिशिएंट है, यहां से काफी है, समझा जी। आगे बढ़े, ध्यान से समझो क्वेश्चन, राइट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बिलो केमिकल रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल H2O डिसोसिएट इनटू H2 plus O2, हाफ ये, ठीक है, कुछ एंजाइम डाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, अदरवाइज ये बहुत स्लो रिएक्शन है। तो ये वाला क्या क्या होगा, इसका बताइए मुझे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखिए, अब मुझे बताइए क्या होगा, खुद से लिखिए, ट्राई कीजिए। चलिए रोकिए वीडियो और यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको पहले, उसके बाद हम लोग करते हैं। किया, चलिए अब मैं कर रहा हूँ, R लिख दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो सबस्ट्रेट के लिए यहाँ पर तो 1 है, तो मैं यहाँ पर 1/1 कुछ भी नहीं, माइनस डिफरेंशियल ऑफ H2O/dt, और ये ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, प्रोडक्ट क्या है H2, तो +1 यहाँ भी रहेगा, तो ये 1 H2 का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर हाफ है तो ये प्लस होगा 1/1/2, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 O2/T, समझा। तो ये फाइनली इसका आंसर होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने जो दिखाया था वो क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाय टाइम, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम, हाँ प्लस और माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट, तो यूनिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट को कैलकुलेट करने का है कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज R इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, किसी एक को भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट डिवाइड बाय टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, बोल दिया, डिवाइड बाय टाइम, तो मोल, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यूनिट मोल लीटर -1 टाइम -1, ठीक है। या तो ये लिखें या तो ऐसा लिख सकते कि मोल पर लीटर पर टाइम, ये तो यूनिट एक ये हो गया।
अच्छा, दूसरा यूनिट ये हो सकता है कि मोल पर लीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी? तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस मोलरिटी डिवाइड बाय टाइम, तो कैपिटल M टाइम -1। तो जनरली हम लोग ये वाला यूनिट यूज करते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम का यूनिट कुछ भी हो, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, ये चेंजिंग होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा यही रहेगा। तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, मोल पर लीटर पर टाइम। चलिए एक न्यूमेरिकल कर रहे, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of N2O5 is 4 into 10 to the power -4 per liter per minute for given reaction. N2O5 gives NO2 plus half of O2. So determine the rate of formation of NO2 and O2। चलिए इसको फाइंड आउट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन, ये पूरा डिकम्पोजिशन है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ 4 into 10 to the power -4। डिटरमाइन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 and O2। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए उसके अब मैं कर रहा हूँ NO2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट ये है तो -1 प्लस 1/2 इंटू NO2 बाई T। तो ये प्रोडक्ट इसमें प्लस लिखा है और 2 था तो 1/2 डिवाइड इज इक्वल टू प्लस 1/1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है 2O2 डिवाइड बाई T। तो ये रेट ऑफ N2O5 है, NO2 फॉर्मेशन, ऑक्सीजन फॉर्मेशन। तो रेट क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, 4 into 10 to the power -4। NO2 का पूछ रहा है तो हाफ, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था रेट ऑफ NO2 फॉर्मेशन। तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ NO2, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 8 into 10 to the power -4, डेफिनेटली मोल पर लीटर पर मिनट ये होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं O2 के लिए। तो O2 के लिए क्या होगा, रेट ऑफ O2 फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ, इसके लिए अब कर रहे हैं रेट ऑफ O2 फॉर्मेशन, ये वैल्यू डिवाइड होगा R/2। तो R की वैल्यू कितनी, 4 into 10 to the power -4, तो 4 into 10 to the power -4 divided by 2, that will be 2 into 10 to the power 4। यूनिट विल बी सेम, मोल लीटर पर मिनट। क्लियर है कैसे सॉल्व किया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एक फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट concentration raised to the power of its mass। एक रिएक्शन लिखूं, AX प्लस YB ZC, ये एक मैंने रिएक्शन लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ इट्स मास कौन सा है, ये x, इसको रेज कर देंगे, पावर कर देंगे। और दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा है, B, तो B पर हम लोग y रेज कर देंगे। C होता
कुछ और एक होता है यहाँ पर सबस्ट्रेट, तो उसको हम लोग रेज कर देते हैं। अगर ये एक ही रहता तो यहाँ पर सिर्फ एक रहता, दो है तो दो सबस्ट्रेट लिखेंगे, एक सबस्ट्रेट होता तो एक सबस्ट्रेट लिखते। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को जब रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। जब भी प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो r इज इक्वल टू, अब जो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं k। नाउ a विल बी x, b विल बी y, ठीक है, b विल बी y। नाउ दिस k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। या समटाइम के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी रिएक्शन कांस्टेंट, दूसरा नाम इसका। रेट कांस्टेंट को, इसको समटाइम के आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो अब ये इक्वेशन बना। ये इक्वेशन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब अगर यहां पर ये पूछा जाए कि आर का, तो हम लोग ने रेट यूनिट देख लिया था, आर का यूनिट कैलकुलेट किया था, के का यूनिट क्या होगा। नाउ यूनिट ऑफ के अगर ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग सिंपल है, r डिवाइड बाई a टू द पावर x b टू द पावर y, क्लियर, ठीक है। तो r का यूनिट ऑलरेडी मुझे मालूम है, क्या है r का यूनिट, r का यूनिट है मोल लीटर -1 टाइम -1, ठीक है। इसको हटा देते हैं, टाइम -1 डिवाइड बाई, इसका यूनिट क्या है, मोल लीटर -1 ए का, और बी भी क्या है, बी भी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर -1। ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, मोल ऊपर की तरफ जाएगा तो -1, लीटर ऊपर की तरफ जाएगा तो +1 और टाइम -1। ये इसका यूनिट होगा, किसका, के का। किस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन मैंने बताया था जहां पे दो सबस्ट्रेट थे, ठीक है, दो सबस्ट्रेट थे। तो यानी क्या इसका यूनिट बार बार चेंज होगा, आंसर है यस, इसका यूनिट चेंज होगा। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन। कितने सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एक होगा तो यूनिट चेंज होगा, सबस्ट्रेट दो है तो यूनिट ये है। उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आगे देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर वन ऑर्डर लिख रहे हैं तो एक सबस्ट्रेट, दो ऑर्डर है तो दो सबस्ट्रेट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग लेटर ऑन में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सबस्ट्रेट एक होता तो यूनिट अलग होता, सबस्ट्रेट दो है तो यूनिट ये होगा, सबस्ट्रेट तीन होगा तो यूनिट चेंज हो जाएगा। तो क्या इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं यूनिट ऑफ के के लिए, तो आंसर है यस, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये तो बार बार चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सबस्ट्रेट दूं, ए और बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या होगा इसके लिए, ये वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्योंकि सबस्ट्रेट एक है तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, और कोई भी यहाँ पर मास नहीं तो 1 लगाएंगे, सिंगल मास है तो पावर 1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब के का अगर यहाँ पर यूनिट पूछा जाए तो r डिवाइड बाई ए होगा, और यहाँ पर r का यूनिट क्या होता था, मोल लीटर -1 टाइम -1 डिवाइड बाई मोल लीटर -1। तो ये वैल्यू कैंसिल, तो यूनिट इसका क्या हो गया, टाइम -1। तो के तो यहाँ पर इसके लिए चेंज करिए, ये यूनिट हो गया। तो सबस्ट्रेट अगर एक है तो यूनिट ये, सबस्ट्रेट दो होगा तो यूनिट अलग, यानी बार बार यूनिट के का चेंज कर रहा, आर का नहीं चेंज कर रहा, के का चेंज कर रहा। तो उसके लिए क्या जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं।
general formula. Substrate to product, this is substrate and I am going to multiply n. n can be 1 then single substrate, n 2 होगा तो 2 substrate होगा, n 3 होगा तो 3 substrate हो जाएंगे. तो number of substrate vary कर रहा है और n is a variable. This n is order of reaction. और order of reaction क्या है? जिस पर rate of reaction डिपेंड करे उस सबस्ट्रेट का नंबर को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. इसको डिटेल में आगे देखेंगे. तो अभी हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट कैसे हो सकता है, रेट इज इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इनटू एस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू द पावर एन. जो मास है वो पावर में आ जाएगा. तो अभी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डिवाइड बाई एस टू द पावर एन. रेट का हम लोग ऑलरेडी यूनिट जानते हैं, मोल लीटर -1 टाइम -1 डिवाइड बाई नीचे यूनिट क्या होगा सबस्ट्रेट का, मोल लीटर -1 टू द पावर n. तो मोल को हम लोग वैसे ही रखते हैं, टाइम को मोल को जब ओपन करेंगे तो ये वाला क्या होगा, n मल्टीप्लाई होगा लीटर -n. ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर मोल 1 है तो ये ऊपर गया -1 -n और ये लीटर जब है ये n ऊपर जाएगा तो प्लस और माइनस ऑलरेडी है n-1 पावर में और टाइम वैसे का वैसा. तो ये होगा जनरल यूनिट वेयर n मोल 1 n लीटर n-1 टाइम -1. ये याद रखना है, इट इज इम्पॉर्टेंट. अब अगर n की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा चेंज कर जाएगा. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए, मोल 1 रख दीजिए, 1 -1 लीटर 1 टाइम -1. तो ये हो गया मोल 0 लीटर 0 टाइम -1. और किसी का भी अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू टाइम -1, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, टाइम -1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्योंकि सबस्ट्रेट 1 है, यही हम लोग ने देखा था कि एक सबस्ट्रेट पे ये चेंज हो रहा है वैल्यू. अब अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 इस पर तो पुट कर दीजिए, तो मोल क्या हो जाएगा 1 - 2 लीटर 2 - 1 टाइम -1. तो ये वैल्यू क्या होगा, मोल -1 लीटर 1 टाइम -1. तो ये था फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोग ने देखा. तो के की यूनिट बार बार चेंज कर रही है और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट. और नंबर ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या कहेंगे, n. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में. लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है. इस तरफ हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और इस तरफ है रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट रेट भी लिखते हैं या स्पेसिफिसिटी रेट कांस्टेंट भी लिखते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही अलग है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा यूनिट, यहाँ पर मोल लीटर -1 टाइम -1, यहाँ पर इसका यूनिट मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम -1. ये थर्ड यूनिट फिक्स्ड, डज नॉट चेंज. थर्ड यूनिट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसका मतलब है ये चेंज होता है, चेंज, इट इज नॉट फिक्स्ड. यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, इट विल डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है.
ये तो प्रोडक्ट में याद है ना, वो लिखा था हम लोगों ने R इज इक्वल टू माइनस सबस्ट्रेट बाई टाइम इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट बाई टाइम। प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यहां पर डज नॉट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस पे डिपेंड कर सकता है? डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के नंबर कितने हैं? एक है सबस्ट्रेट या दो सबस्ट्रेट है या तीन सबस्ट्रेट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मॉलिक्यूल है या 50 मॉलिक्यूल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। समझ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका उल्टा वो होगा या उसका उल्टा ये होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ नंबर, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डर से शुरू करेंगे, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब देखेंगे। हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा आज के क्लास में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और डिफरेंसेस बिटवीन R एंड K, ये चीज़ों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से करेंगे बात। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस टॉपिक को पूरे से रिवाइज कर लीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। टेक केयर, बाय बाय।